नमस्कार, मैं सतीश सिंह। इस वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या पर है। हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने अपना द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया था और उसके आधार पर उन्होंने प्रकाश तरंगों के लिए परावर्तन की अपवर्तन की व्याख्या की थी और यही टॉपिक हमारे यहाँ अक्सर आता रहता है। तो आज हम ये समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने परावर्तन की व्याख्या की थी, लेकिन इसके पहले हमें इस टॉपिक के कुछ बेसिक होते हैं उनको समझ लेना चाहिए कि जो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत होता है तो इसको तो आप पढ़ लीजिए, और प्रकाश तरंगों का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन को हम लोग समझ लें, क्योंकि परावर्तन को ही यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे उन्होंने बताया था परावर्तन को। तो परावर्तन हमें मालूम होना चाहिए। देखिए, परावर्तन बहुत आसान होता है, छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते हो। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने परावर्तन तल से टकराती है और उसी माध्यम में जब वो वापस लौट जाती है, तो देखिए इस प्रकार की जो घटना होती है उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, और ये परावर्तित किरण है जिसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जैसे क्या होगा, ये परावर्तक तल जो होता है, रिफ्लेक्टेड प्लेन, इस पे टकराएगी, स्ट्राइक करेगी और इधर चली जाएगी। यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु है। यहाँ पर एक अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई कोई रेखा खींचेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये अभिलंब होता है जिसको नॉर्मल कहा जाता है। तो ये क्या है, अभिलंब यानी नॉर्मल है। अब यहां पे देखिए, जो समझने वाली बात यह है कि अभिलंब आपतित किरण के साथ में जो कोण बनाता है वो आपतन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, यह रिफ्लेक्टेड एंगल बोला जाता है। अब जब हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक परावर्तन की व्याख्या करेंगे तो इस बात को वहां पे प्रूफ करना होगा, आपतन कोण और ये परावर्तन कोण ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो परावर्तन के जो दोनों नियम हैं, पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर होते हैं। इसको यहां पे प्रूफ करना होगा। और दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस और परावर्तन कोण रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों सेम होने चाहिए, यानी I का जो मान है वो R के मान के बराबर होना चाहिए। अगर इस बात को प्रूफ कर दिया जाएगा तो यहां पे परावर्तन की व्याख्या हो जाएगी। तो हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने यही दो बातें यहां पे प्रूफ करके दिखाई थी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, और जो पहला नियम है। तो इस तरीके से क्या व्याख्या उन्होंने की समझते हैं। साथ में एक बात और हमें यहां पे समझनी है कि तरंगाग्र क्या होता है, क्योंकि इसमें एक शब्द तरंगाग्र का यूज होगा। तरंगाग्र किसे बोलते हैं, और तरंगाग्र की जो डिफिनेशन है वो हमारे यहाँ बहुत आती रहती है। इसको वेव फ्रंट बोला जाता है। ये वेव फ्रंट क्या होता है, तरंगाग्र क्या होता है। देखिए, तरंगाग्र क्या होता है कि माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ, माध्यम में कोई एक ऐसा पृष्ठ खींच दें जिसमें स्थित सभी कण अगर कंपन की समान कला में हो। जैसे माध्यम में पृष्ठ खींचा गया, तरंगे चल रही हैं, यहां पे माध्यम कैसा होना चाहिए, जहां पे तरंगे, ये देखिए तरंगे हैं, और हमने यहां एक पृष्ठ खींच दिया। ये एक ऐसा पृष्ठ है, इसको हम क्या बोलेंगे, तरंगाग्र। ये प्रकाश की तरंगे हैं, एक पृष्ठ हमने खींच लिया। अगर इस पृष्ठ में स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, ये जो यहां पृष्ठ खींचा गया एक समतल पृष्ठ है। तरंगाग्र समतल भी होता है, गोलीय भी होता है, बेलनाकार भी होता है। तो यहां पे हमने समतल पृष्ठ से हम तरंगाग्र समान कला में कैसे कंपन करते हैं इस बात को बताने जा रहे हैं। तरंगाग्र क्या होता है, माध्यम में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण अगर कंपन की समान कला में है तो उसी को हम तरंगाग्र कहते हैं। अगर समान कला में आपको डाउट है कि समान कला क्या होती है, तो इसको देखें, आप समझ लीजिए।
मान लीजिए कि कोई एक तरंग इस तरीके से संचरित हो रही है, ये इसका एक कण हमने यहां बना दिया ए, ये बी है, एक कण सी और एक ये कण कौन है डी। अब यहां पे ए और सी को आप देखिए, ये दोनों कणों की जो स्थिति है वो एक जैसी है, ये सुरंग और ये भी सुरंग, इन दोनों कणों की जो स्थिति है वो एक जैसी है, ये भी गर्त में ये भी गर्त में है। तो ये दोनों कण समान कला में कंपन कर रहे हैं, क्योंकि कण की स्थिति और गति की दिशा दो चीजें हैं। कला का मतलब क्या होता है, कण की स्थिति और गति की दिशा, इससे कला तय होगी समान है कि असमान है। और गति की दिशा, तो हमने देखा दोनों कण की स्थिति भी एक है और जो गति की दिशा है वो भी एक जैसी, इसलिए दोनों समान कला में कंपन कर रहे हैं। बी और डी में भी हम देख रहे हैं कण की स्थिति भी एक जैसी, दोनों गर्त गर्त में है, और जो गति की दिशा है वो भी एक जैसी, इसलिए दोनों समान कला में कंपन कर रहे हैं। ए और बी, इनकी ना तो स्थिति एक जैसी है और ना गति की दिशा एक जैसी है, इसलिए ये दोनों विपरीत कला में है। तो तरंगाग्र देखिए वही होता है जहां पे कण समान कला में कंपन करें। तो अगर इस माध्यम में जितने भी कण हैं वो सब समान कला में कंपन करते हैं, तो फिर इस प्रकार का जो पृष्ठ होता है उसे हम तरंगाग्र बोलते हैं। अब हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कैसे की, इसको हम अच्छे से अब समझ सकते हैं अगर ये दो बातें हमने समझ ली हैं तो। देखिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक समतल पृष्ठ लिया और ये समतल पृष्ठ था, इसका नाम ZZ डैश रखा गया। यह समतल पृष्ठ है और परावर्तक भी है, इसमें कोई भी प्रकाश तरंग गिरेगी तो वो परावर्तित हो जाएगी। यह परावर्तक पृष्ठ है, इसका नाम क्या रखा गया, ZZ डैश। ये एक परावर्तक पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ पर एक तिरछा तरंगाग्र आपतित होता है। ये एक तरंगाग्र है, तिरछा तरंगाग्र है, और इसका नाम हम लोग रखते हैं AB। ये एक तिरछा तरंगाग्र है, इसका नाम AB रख लेते हैं, A और ये B है। अगर ये तरंगाग्र है तो इसका मतलब यह है कि इसमें जितने भी कण स्थित होंगे इस पृष्ठ पर वो सब समान कला में कंपन कर रहे होंगे, तभी यह तरंगाग्र है। तो एक तिरछा तरंगाग्र इस पर AB आपतित होता है। जब ये तिरछा तरंगाग्र AB चाल V से आगे बढ़ता है, इसकी चाल कितनी है, ये चाल V से आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले देखिए आप इसको देखिए, तिरछा है तो सबसे पहले यही वाला तो बिंदु टकराएगा, ये तो बिंदु ऊपर है, इसको तो बाद में टकराना है, तो इसका नाम हमने A रखा, इसका नाम B रखा। तो एक जब तिरछा तरंगाग्र आके जब वो आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले ये टकरा जाएगा, बिंदु A आके ZZ डैश पर सबसे पहले टकरा जाता है। तो ज्यों ही तिरछा तरंगाग्र AB चाल V से आगे बढ़ता है, बिंदु A पृष्ठ ZZ डैश पर सबसे पहले टकराता है, यह सबसे पहले टकरा गया। अब इसके बाद देखें, ये तरंगाग्र जैसे ही आगे बढ़ेगा इसके जितने भी कण होंगे सब आकर के इस पृष्ठ पर ऐसे टकराते रहेंगे, और सबसे आखिरी में कौन टकराएगा, B। सबसे ऊपर B है, ये सबसे आखिरी में टकराएगा, ये सबसे आखिरी में टकराएगा। B आकर के इसमें ऐसे टकरा जाता है। मान लेते हैं जो कण B है वो A डैश पर टकराता है। अब देखिए जब ये तिरछा तरंगाग्र आकर के इस परावर्तक तल पर इसके जितने भी कण हैं सब टकराएंगे, तो ये वाले जो कण हैं, हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। तो ये वाले जो कण A और A डैश हैं ये नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगेंगे, और जब ये नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगेंगे तो इनसे नई प्रकार की तरंगें निकलेंगी,
और वो जो नई प्रकार की तरंगे होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, वो सेकेंडरी वेव्स बोली जाएंगी। तो ए और ए डैश ये नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। एक तरंग स्रोत इधर कहीं होगा जहां से तरंगे आ रही थी, तो वो प्राथमिक तरंग स्रोत है। अब ये मान लीजिए कि इधर कहीं कोई तरंग स्रोत होगा, वहां से तरंगे आई, ये तरंगाग्र है, ये आगे इसमें टकरा गया, तो ये वाले जो कण हैं ये नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। इधर प्राथमिक था, ये द्वितीयक दूसरे तरंग स्रोत हैं, तो ये नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगेंगे। यहां से नई प्रकार की तरंगे निकलेंगी और वो जो नई प्रकार की तरंगे होंगी वो इस तरीके से परावर्तित होंगी, ऐसे। तो यहां से नई प्रकार की तरंगे निकलती हैं जो उसी माध्यम में प्राथमिक तरंगों की चाल से ही आगे बढ़ जाती है। प्राथमिक तरंगों की चाल कितनी थी, v, तो ये चाल v से ही क्या होंगी, इस माध्यम में वापस इसी दिशा में वापस लौट जाएंगी। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, जितने समय में b a डैश पर पहुंचता है, ये जो कण b है a डैश पर पहुंचने में जितना समय लेता है उतने ही समय में a, ये जो a है यहां से जो तरंग निकलती है वो ऐसे यहां पे b डैश पर आ जाएगी। इसका नाम हमने b डैश रख लिया। a डैश पर पहुंचने में जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम a b डैश पर पहुंचने में लेता है, यानी दोनों का टाइम कितना है, बिल्कुल बराबर है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में और इसका यहां से यहां तक पहुंचने में समय बराबर बिल्कुल है, तो a डैश b डैश एक परावर्तित तरंगाग्र है। देखिए ए बी क्या है, ए बी चूंकि इस पे आपतित होता है इसलिए ये एक तरंगाग्र है, लेकिन कैसा, ये आपतित तरंगाग्र है। और ए डैश बी डैश को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परावर्तित तरंगाग्र। तो ये परावर्तित तरंगाग्र बोला जाएगा। ए डैश बी डैश ये एक परावर्तित तरंगाग्र है। देखिए चूंकि ये आपतित है, यहां एक अभिलंब खींच लेते हैं, ये वाला इसका कोण आपतन कोण रहेगा और ये वाला चूंकि आपतन कोण है इसलिए ये वाला भी, ये जो कोण रहेगा वो इसके बिल्कुल बराबर रहेगा। तो ये कितना रहेगा, ये भी रहेगा इस माला ही, और इसको आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। यहां भी ऐसे 90 बनेगा और यहां भी ऐसे 90 बनेगा। तो अगर ये पूरा 90 डिग्री का है और ये उसमें आई है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 90 माइनस आई। और अगर ये 90 माइनस आई है तो हमें निकाल दिखाना है ये वाला, तो पूरे 90 में ये आई घटा लीजिए, ये पूरा 90 माइनस आई है, हमें इतना चाहिए, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस आई में 90 माइनस आई में 90 में 90 माइनस आई घटा देंगे तो कितना बचेगा, आई बचेगा। नहीं आप समझ, देखिए एक बार, सबसे पहले यहां पे इस तरीके से बना हुआ है फिगर, ये कितना है, आई, ये आई है। इसके बाद एक रेखा ऐसे जाती है ये, और इसके नीचे यहां पे कितना बनता, आई बनता है। हम ये देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल, यानी ये भी 90 का, और ये वाली जो रेखा है ये रेखा इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इस पर 90 डिग्री का, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इस पूरे 90 में ये इतना आई हो गया तो ये कितना बचा, ये बचा 90 माइनस में आई। अब ये पूरा कितना है, ये पूरा है 90, और इस पूरे 90 में ये हो गया 90 माइनस आई, तो ये कितना बचेगा, 90 में हम इसको घटा लेंगे, किसको, 90 माइनस में आई को। तो जब 90 माइनस में 90, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई, तो 90 घट जाएगा और कितना बचेगा, आई, तो ये कितना रहेगा, आई। तो इस तरीके से हम यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, और यही यहां पे रहेगा। एक अभिलंब खींचते हैं और ये जो कि परावर्तित है इसलिए ये परावर्तन कोण आर हुआ, तो ये परावर्तित तरंगाग्र है, इसका भी जो कोण रहेगा वो कितना रहेगा, आर रहेगा।
अब अगर ये आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर कर दिए जाए तो सिद्ध हो जाएगा, परावर्तन की व्याख्या यहाँ पे हो जाएगी। तो इसके लिए हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस BA डैश दूरी को निकाल लिया। BA डैश ये क्या है, दूरी है, और दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, चाल क्या थी, v चाल से आगे गया था, चाल v थी, और माना समय कितना t है। इसको यहां से यहां तक आने में टाइम t लगता है। इसी तरीके से AB डैश ये दूरी निकाली जाएगी यहाँ पे। तो AB डैश ये भी दूरी है, दूरी बराबर चाल, चाल v है, और समय देखिए जितना समय इसको यहां से यहां तक आने में लगता था उतना समय इसको यहां से यहां तक, यानी इसका भी टाइम t। तो हमने ये देखा कि ये दोनों दूरियां कैसी हैं, जो BA डैश का मान वही AB डैश का मान। इसका मतलब है कि BA डैश जो दूरी है वो AB डैश दूरी के क्या है, बराबर है। ये दोनों बराबर निकले। अब इसके बाद हम त्रिभुज लेंगे A डैश B या AB A डैश ले लेते हैं। त्रिभुज AB A डैश, और जो दूसरा वाला त्रिभुज है, दूसरा जो ट्रायंगल है उसका नाम क्या है, AB डैश A डैश। सेकंड ट्रायंगल कौन है, AB डैश और A डैश। इन दोनों को आप देखिए, इसमें हमने देखा कि ये जो त्रिभुज है इसको हम थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं, ये वाला इसमें लिया गया है ये, और सेकंड ये लिया है हमने, ये वाला। आप इन दोनों को देखिए, यहां पे हम देखते हैं कि इस त्रिभुज की ये वाली साइड ये भुजा, और इस त्रिभुज की ये वाली साइड ये भुजा, ये दोनों बराबर हैं। ये यहां पे प्रूफ किया जा चुका है। BA डैश और AB डैश दोनों बराबर, तो यहां पे क्या लिखेंगे, BA डैश और इक्वल टू में AB डैश, ये दोनों इक्वल है। AA डैश ये एक ऐसी साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए जो कॉमन है, तो ये तो ऐसे ही इक्वल हो गई। AA डैश इक्वल टू में कितना आ जाएगा, AA डैश। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसको यहां पे हम उभयनिष्ठ लिखेंगे, कॉमन है ये। और ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, और ये भी एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, यानी एंगल B और इक्वल टू एंगल B डैश इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप लोगों ने क्लास 9th में मैथ में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण अगर समान है तो ऐसे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, यहाँ पे सर्वांग सम हो गए। तो यहां पे लिखा जा सकता है ट्रायंगल AB A डैश सर्वांग सम इक्विलैटरल ट्रायंगल AB डैश A डैश, ये दोनों सर्वांग सम हो गए यानी इक्विलैटरल हो गए। और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनके सभी संगत कोण आपस में समान हो जाते हैं। तो इस त्रिभुज के, किस त्रिभुज के, AB A डैश के संगत कोण AB डैश A डैश के संगत कोण के समान होंगे। तो इसका जो I कोण है और इसका जो R कोण है ये संगत कोण है, इसलिए I कोण R कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि आपतन कोण स्मॉल I, परावर्तन कोण स्मॉल r के समान है। और ये परावर्तन का दूसरा नियम है, ये परावर्तन का दूसरा नियम। परावर्तन का पहला नियम यहां कैसे दिया जाएगा, आपतित तरंगाग्र AB, आपतित किरण नहीं लिखनी यहां पे, बस हमें किरण की जगह तरंगाग्र कर देना है। आपतित तरंगाग्र AB, परावर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश, और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। तो इस प्रकार से हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या की थी। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार भी इसके आने के पूरे चांस रहेंगे, हर साल आता है ये। और इसके बाद
प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या आपको दूसरे वाले वीडियो में दे दिया जाएगा।